हेलो गाइज, आप सभी का उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो पैरामेडिकल, ITI और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक बार एग्जाम में पूछता है और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए खास होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी वीडियो समझ में आएगा और आप क्वेश्चन में यानी कि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूरा बना के आइएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें मेनली समझना होता है संविधान के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि संविधान है क्या। तो संविधान जो है एक लिखित डायरी समझ सकते हैं या लिखित कागजात है जिसके तहत सभी बातें लिखी हुई है और देश उसी के अकॉर्डिंग चलता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान बताइए किस प्रकार का है, तो याद रखेंगे भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, और भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो यह पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। तो आज हम यह जानने का कोशिश करेंगे आखिर भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किस तरह से हुआ। तो आप सभी को बता दें कि जब अंग्रेज़ देश छोड़ के जा रहा था तो सभी भारतीयों का यह मानना था कि अब अंग्रेज़ तो देश छोड़ के चला जा रहा है, तो अब हम लोग का जो देश में एक अलग नियम कानून होना चाहिए, एक अलग संविधान होना चाहिए। तो उन लोग जो है अपना एक नए संविधान के तरफ जो है एक नई दिशा के तरफ काम करना स्टार्ट किया। और अब हम देखेंगे कि आखिर किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, तो संविधान की मांग तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही चल रहा था। तो उसी के शुरुआती से हम देखेंगे आखिर संविधान का किस प्रकार से निर्माण हुआ। तो आइए हम देखते हैं। पहला चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि यह बताइए कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ। यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ। याद रखिएगा, तो 1946 कैबिनेट मिशन, यानी कि ये कैबिनेट मिशन के तहत जो है ब्रिटेन से 3 मंत्रियों को भेजा गया था भारत की, जाइए और वहाँ का जायज़ा लीजिए कि किस तरह से संविधान का निर्माण किया जाए, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, तो इस तरह से कि वहाँ पे कितने सदस्य को संविधान सभा में बैठाया जाए, किस तरह से होना चाहिए, उस चीज़ का एक रेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन का तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का मिशन किस मिशन के तहत हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा BN राव के बारे में। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए BN राव कौन थे। तो आप सभी को बता दें BN राव संविधान सलाहकार थे। वो संविधान के सदस्य नहीं थे बट संविधान सलाहकार थे। आपसे पूछेगा कि बताइए BN राव कौन थे, तो कहिएगा संविधान सलाहकार थे, क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो इसका काम था सिर्फ सलाह देना कि संविधान किस प्रकार का होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अब अगर आपसे संविधान सलाहकार पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब संविधान का सब कुछ हो गया तो संविधान का प्रथम बैठक कब स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और इस दिन ही चूँकि जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो वहाँ पे एक अध्यक्ष की ज़रूरत थी। तो जो सबसे बुजुर्ग पर्सन थे वहाँ पे, उसका नाम है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसी को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि बताइए संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उस समय किसे जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और याद रखेंगे संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा का प्रथम बैठक, तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और पूछेगा कि बताइए अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था उस दिन, तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर अस्थायी पूछता तब हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ और दूसरा जो बैठक हुआ वो 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ। और उस दिन संविधान के जितने भी सदस्य थे उन लोग का कहना था कि हमें अस्थायी अध्यक्ष चाहिए। और इसी कारण आपका जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अब जितने भी संविधान सभा होंगे तो उसका जो मेन अध्यक्ष का कार्य
सौंप दिया गया किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट पूछा जाता है कि जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो आखिर संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया और वो उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब लाया गया, तो याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया था। कौन लाए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह आ सकता है कि यह बताइए संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जिसमें प्रमुख जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए प्रारूप समिति का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा प्रारूप समिति कहने का मतलब ये होता है आखिर संविधान जो बन रहा है उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। प्रारूप को हम कहते हैं ड्राफ्ट कमेटी। तो याद रखिएगा आप सभी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष जो था वो था आपके भीमराव अंबेडकर। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो ड्राफ्ट कमेटी का गठन करने के लिए कितने सदस्य को नियुक्त किया गया था, तो याद रखेंगे 7। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखेंगे प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर और उसमें टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। तो आपसे यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर ये थे आपके भीमराव अंबेडकर और उसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ये कि बताइए संविधान जो बनकर तैयार हुआ था उसमें कितना समय लगा था, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे संविधान बनने में जो टोटल समय लगा था वो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान जो बनकर तैयार हुआ उसमें टोटल कितना समय लगा, तो याद रखेंगे 2 साल 11 महीना और 18 दिन। कई बार यह भी पूछ देता है कि संविधान जो बना उसमें टोटल लागत कुल कितना खर्च पड़ा था, तो याद रखिएगा 64 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि संविधान जो है पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया, यानी कि कब लागू हो गया संविधान पूर्ण रूप से, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कई बार पूछा जाता है आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया संविधान को। ठीक है, तो याद रखेंगे चूँकि इसलिए लागू किया क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो वो चाहता था कि 26 जनवरी को याद रखा जाए, इसीलिए स्वाधीनता दिवस को याद रखने के लिए ही 26 जनवरी को ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और इसीलिए हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था और आज तक भी हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाते आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि बताइए संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो याद रखेंगे संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको कब बनाया गया था, तो अंतिम बैठक जब हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उस समय बताइए उसमें कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूची थे। तो याद रखिएगा जिस समय संविधान बन रहा था उस समय टोटल 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूची था। ये क्या होता है, तो इसको समझने के लिए जैसे आप बुक है तो बुक के अंदर पेज होता है, फिर अध्याय होता है, सेम उसी प्रकार जब संविधान को उल्टाइएगा तो संविधान जो लिखा गया था तो उसमें टोटल जो पेज था 395 पेज था। उस पेज को ही अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। और भाग का मतलब होता है जैसे भाग ए, भाग बी, इस तरह से आपका बुक में भी हिंदी में होता ना भाग 1 भाग 2, उसी प्रकार से 22 को भाग है। और अनुसूची का मतलब होता है टॉपिक, जैसे कोई चीज़ का टॉपिक इसके बारे में लिखा गया है तो इस प्रकार से अनुसूची कितना था 8। तो अगर आपसे पूछेगा संविधान जो मूल रूप से बनकर
तैयार हो गया था उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 395। भाग कितने थे, 22, और अनुसूची कितना था, तो 8। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा का जनक किसे माना जाता है, या संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। और ये भी याद रखेंगे कि ड्राफ्ट कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जब संविधान सभा बनकर तैयार हो गया, यानी कि संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसके अंदर 395 अनुसूची है। अब इन अनुसूची से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो 395 अनुसूची तो हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूची है उसको हम जिक्र करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं संविधान सभा के जो 395 अनुसूची है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुसूची को अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, 1 से 4। तो याद रखेंगे इसमें संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। जब आप अनुसूची 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे यह दिया गया है कि भाई किस तरह से केंद्र का निर्माण होना चाहिए, किस तरह से राज्य का निर्माण होना चाहिए, और किस तरह से एक राज्य का नामकरण किया जाता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक में जो है संघ एवं संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 5 से 11। याद रखिएगा आप अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में जब पढ़िएगा तो उसमें आपको नागरिकता के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा कि आखिर भारत में किस तरह से नागरिकता मिलता है। जैसे कोई विदेश से आदमी आ गया भारत तो उसको किस तरह से भारत का नागरिकता मिलेगा। अगर कोई भारत से विदेश चला जाता है तो उसकी नागरिकता हनन हो जाती है, छीना जाता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से 35। तो 12 से 35 अनुच्छेद है, उसमें लिखा हुआ मौलिक अधिकार के बारे में। आखिर भारत को किस प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है, हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए है अनुच्छेद 12 से 35। जैसे हमें बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, तो यह मेरा अधिकार है, यह मेरा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार हम लोग का कोई छीन नहीं सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अनुच्छेद 12 से 35 में किस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है, तो याद रखें मौलिक अधिकार के बारे में। नेक्स्ट पूछेगा अनुच्छेद 36 से 51 कि पूछेगा बताइए 36 से 51 में किस चीज़ का चर्चा किया गया। तो याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में इस चीज़ का चर्चा किया गया है कि एक राज्य सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए। राज्य सरकार अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं करता, कोई भी योजना लाता है तो संविधान के अकॉर्डिंग लाता है। तो अगर आपको जानना है कि एक राज्य सरकार किस तरह से वर्क करता है तो आप जाकर के 36 से 51 जब अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें से आपको जानकारी मिलेगा कि एक राज्य सरकार किस तरह से अपना वर्क करता है। तो याद रखेंगे 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि ग्राम पंचायतों का गठन का बताइए चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पूछेगा आपसे बताइए कि नगर के लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए, इस चीज़ का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखेंगे इस चर्चा जो है आर्टिकल 44 में किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि बताइए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, इसका चर्चा किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 45। अनुच्छेद 45 में इस बात का चर्चा किया गया है कि आपका 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि बताइए SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो दुर्लभ वर्ग के मतलब जाति में आते हैं उसके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का रक्षा किया गया किस आर्टिकल में। याद रखेंगे आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में इस चीज़ का चर्चा किया गया है जो SC ST है और जो नॉर्मल वर्ग से आते हैं जो और यानी कि जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं उसके लिए यानी कि शिक्षा और विशेष अर्थ के हितों का रक्षा का जो है चर्चा किया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि बताइए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 50। यानी कि आर्टिकल 50 में यह अलग कर दिया गया पृथकीकरण यानी कि किस प्रकार से कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग है। आपको बता दें कार्यपालिका मतलब होता है सरकार जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब आते हैं, इन लोग का काम होता है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम होता है कि उस कानून में अगर कोई दिक्कत होता है किसी को इंसाफ दिलाना। यानी कि देखिए सरकार का 3 अंग होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम होता है यानी कि विधायिका का काम
होता है किसी कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करना, और जो न्यायपालिका उसका काम होता है न्याय दिलाना। तो न्याय दिलाने का मतलब होता है न्यायपालिका में कौन कौन आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा। तो जब हमको न्याय नहीं मिलता है, जैसे सरकार कोई कानून लाता है जो कि जनता के लिए अच्छा नहीं होता, तो हम लोग कहाँ अपना हक के लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 50 में स्पष्ट कहा हुआ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग है। जब तक अलग नहीं होगा तो फिर हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा। अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक हो जाए तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तो सरकार जो कहेगा सुप्रीम कोर्ट को वही करना पड़ेगा। इसीलिए याद रखेंगे कि संविधान जब बन रहा था तो उस समय कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया। तो इसका चर्चा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसका चर्चा किस आर्टिकल में है। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष प्रोसेस के द्वारा होता है और इसका चर्चा अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक विशेष चुनाव के अंतर्गत होता है जिसका चर्चा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 54 में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर राष्ट्रपति कोई गलत काम करता है तो क्या उसको हटा सकते हैं, तो बिल्कुल हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं महाभियोग। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर कोई गलत काम करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। महाभियोग कैसे लगता है, तो राज्यसभा में लोकसभा का सदस्य ज़्यादातर उसमें जो है अपना बहुमत देंगे कि नहीं राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, और फिर उस जा करके हट जाएगा राष्ट्रपति। तो आप सभी को याद रखना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में चर्चा किया गया है क्या चीज़ का, महाभियोग का। महाभियोग मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग कहते हैं, और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग का चर्चा किस में है, आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को हेल्प के लिए एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, इसका चर्चा किस में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक में उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। पूछेगा कि बताइए उपराष्ट्रपति का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, कहाँ से कहाँ तक, तो 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का महान्यायवादी, आपको पता है जिसको हम केग बोलते हैं, ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी होता है ये क्या होता है, प्रधानमंत्री पे नज़र रखता है कि कोई सरकार गलत काम तो नहीं करता है। जो भी घपलाबाजी करता है, जो भी करप्शन करता है, जो घोटाला करता है, यही हमें बताता है कि यह सरकार इस प्रकार का घोटाला किए हैं। तो इसका जो नियुक्ति और इसके बारे में जो दे रखा है आर्टिकल 76 में दे रखा है, किसमें, तो आर्टिकल 76। नेक्स्ट हम देखेंगे संसद का गठन। हम लोग जानते हैं कि जो संसद होता है, संसद के अंदर होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भवन होता है। तो इसका जो गठन किया गया है, आपसे पूछेगा कि बताइए इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 79। याद रखेंगे किस में है, 79 में इसका चर्चा किया गया। नेक्स्ट है राज्यसभा का संरचना। आपको पता है कि राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, तो आपसे पूछेगा राज्यसभा का जो संरचना है यानी कि रूपरेखा, इसका चर्चा बताइए किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का चर्चा किया गया है, किसका, राज्यसभा। नेक्स्ट पूछेगा बताइए तो लोकसभा का चर्चा किस में गया है, तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में। आपको पता होना चाहिए कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तभी प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो याद रखेंगे लोकसभा का चुनाव का अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, तो 81। पूछेगा बताइए अनुच्छेद 80 में क्या चीज़ का चर्चा किया गया, तो राज्यसभा का, और अनुच्छेद 81 में क्या चीज़ का चर्चा किया गया है, तो लोकसभा का। नेक्स्ट पूछ सकता है कि बताइए लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा, इसका चर्चा किस में किया गया। आप सभी को पता है कि लोकसभा में भी एक अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में भी एक अध्यक्ष होते हैं, लेकिन लोकसभा में जो अध्यक्ष भी होते हैं उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो इसका चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि संसद का सचिवालय का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, याद रखेंगे अनुच्छेद 98 में जो है संसद का सचिवालय का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि धन विधेयक की परिभाषा बताइए। धन विधेयक का चर्चा किस में किया गया है, तो आर्टिकल 110 में। धन विधेयक क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, सरकार धन विधेयक लाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे नॉर्मली आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धन विधेयक का चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन का चर्चा किसमें है। उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, ठीक है। क्या होता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो स्थापना और गठन का चर्चा किया गया है वो किस अनुच्छेद में, 124 में। पूछेगा बताइए उच्चतम यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 124। नेक्स्ट पूछेगा कि भारत का नियंत्रक तथा
महालेखा परीक्षक का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल 148। क्या याद रखेंगे? आर्टिकल 148। नेक्स्ट याद रखेंगे 153 से लेकर 162 तक आर्टिकल में राज्यों के राज्यपाल के बारे में दे रखा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि राज्य में जो मेन मुखिया होता है वो होता है मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री से जो बड़ा पोस्ट होता है वो होता है राज्यपाल, जिसको हम गवर्नर बोलते हैं। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल का काम होता है कि किसी भी राज्य के अंदर जो घटना घट रहा है वो सीधा राष्ट्रपति को बताना। तो हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, ठीक है, और राज्यपाल जिसको हम गवर्नर बोलते हैं वो किसके लिए काम करता है? राष्ट्रपति के लिए। उस राज्य में क्या चीज़ हो रहा है, सही से सब चीज़ चल रहा है कि नहीं, यह जानकारी, यह रिपोर्ट किसको देते हैं? तो गवर्नर जो होता है वो देते हैं राष्ट्रपति को। तो याद रखेंगे, अगर आप लोग से पूछा जाए कि बताइए राज्यों के राज्यपाल का जो है किसमें चर्चा किया गया इसके बारे में, तो याद रखें 153 से 162 आर्टिकल। नेक्स्ट पूछेगा आपसे, बताइए राज्य का महाअधिवक्ता का चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रखेंगे 170 में। किस में किया गया है? 170। नेक्स्ट पूछेगा विधान परिषदों की चर्चा किस में किया गया है? तो याद रखिएगा विधान परिषदों का चर्चा आर्टिकल 171 में किया गया है। किस में किया गया है? 171 में। इस जितना भी है ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स तो वैसे बहुत है, 395 है, बट हम जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं सबको देख रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि बताइए विधान परिषदों का चर्चा तो हो गया। नेक्स्ट विनियोग विधेयक का चर्चा किस में है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 204 में। किस में? अनुच्छेद 204 में। नेक्स्ट पूछेगा बताइए आर्टिकल 214 में क्या चीज़ का चर्चा है? तो याद रखेंगे राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि राज्य के लिए जो है हाईकोर्ट होना चाहिए, इसका चर्चा जो है आर्टिकल किस में है? तो याद रखेंगे 214 में, ठीक है। 214 के तहत ही हर एक राज्य में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा उच्च न्यायालयों का गठन का चर्चा बताइए किस में है? तो अनुच्छेद 216। तो अनुच्छेद 216 में किसका चर्चा है? तो उच्च राज्यों का गठन का। नेक्स्ट पूछेगा बताइए अनुच्छेद 243 का क में किस चीज़ का चर्चा है? तो ग्राम सभा का। किस में? ग्राम सभा का चर्चा है, ठीक है। किस में? तो आर्टिकल 243 का क में, ठीक है, यानी कि ए में। नेक्स्ट पूछेगा 243 ख में किस चीज़ का चर्चा है? तो पंचायतों का गठन है, ठीक है। तो याद रखेंगे 243 का क इसमें ग्राम सभा का चर्चा है और 243 का ख इसमें पंचायतों का गठन का चर्चा है। नेक्स्ट पूछ सकता है बताइए नगर पालिकाओं का गठन का चर्चा। आपको पता है कि हम लोग का नगर पालिका भी होता है, ग्राम पंचायत होता है, हाँ, और ग्राम सभा भी होता है। तो इन सभी का चर्चा किस किस आर्टिकल में है यह सब देख लेंगे ताकि आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट पूछेगा वित्त आयोग, जिसको हम पढ़ते हैं, यानी कि वित्त आयोग मतलब क्या होता है अभी आप सभी को पता होना चाहिए। वित्त आयोग मतलब होता है पैसा से रिलेटेड, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। अभी जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वित्त मंत्री कौन होता है? वित्त मंत्री वो होते हैं जो बजट को पेश करते हैं, ठीक है, कि बजट पेश करते हैं कि क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस चीज़ का चर्चा, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वित्त आयोग का चर्चा किसमें किया गया है? तो याद रखेंगे 243 का म में, 243 का म में। नेक्स्ट पूछेगा राज्य और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग होना चाहिए, इसका चर्चा किसमें किया गया है? 315 में। किसमें? 315 में। नेक्स्ट पूछ सकता है कि चुनाव आयोग का चर्चा बताइए किस आर्टिकल में किया गया है? तो 324। 324 में है चुनाव आयोग, मतलब चुनाव जो होता है चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मुखिया, किसी का भी, तो इसका गठन किसमें किया गया है? तो याद रखेंगे चुनाव आयोग का गठन 324 में किया गया है। नेक्स्ट पूछेगा बताइए एससी यानी कि अनुसूचित जाति मतलब एससी का चर्चा किसमें किया गया? तो याद रखेंगे 341 में एससी के बारे में चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से उसको आरक्षण देना चाहिए, इस चीज़ का यूज किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि बताइए 342 में क्या चीज़ का चर्चा किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें? 342 में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बताइए संघ का राजभाषा, संघ मतलब होता है केंद्र का राजभाषा का चर्चा किसमें किया गया है? आर्टिकल 343 में। नेक्स्ट पूछेगा राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं का चर्चा किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 345 याद रखेंगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जानते हैं कि संविधान में अक्सर मोदी जी संशोधन करते हैं, तो पूछेगा बताइए भारत में जो संशोधन यानी कि संविधान में जो संशोधन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 368। आपसे पूछा जाए कि भारत का जो संविधान में संशोधन होता है वो किस आर्टिकल के तहत? तो 368। नेक्स्ट याद रखेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए आर्टिकल 370, ये सभी को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 अब मोदी जी और अमित शाह मिलकर हटा दिए, क्योंकि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। यानी कि विशेष राज्य कहने का मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर के व्यक्तियों को दोहरा नागरिकता मिला हुआ था, ठीक है। वो लोग झंडा भी अपना एक स्पेशल फहराते, यानी कि उन लोग को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था।
जिसे मोदी जी ख़त्म कर दिए। तो इस प्रकार जितना भी आर्टिकल था इम्पोर्टेंट उसको हम चर्चा कर चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बार बार देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का जो वीडियो है इसमें हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।